मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रवि कुमार। तो हम कहाँ थे? जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे भारी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। सूक्ष्म स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। तो एपिडर्मिस क्या करती है? पौधों के सभी भागों की रक्षा। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व क्या है? मतलब इनका कार्य क्या है? रक्षा करना। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर्कोशीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। अधिकांशतः एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। जो ज़्यादातर होंगी वो चपटी रहेंगी। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्तों की एपिडर्मिस से हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। ये नाम अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, स्टोमेटा, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। किसे कहते हैं? पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। स्टोमेटा को क्या? दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। याद करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। जो जड़ों की होती है वो क्या करती हैं? पानी को सोखती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है और उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की भारी शाखा को परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परत को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंत कोशिकाएं स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है, जो इन बालों छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। अभी आपको फिगर बनाना है रक्षी ऊतक का। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब हमारी नई हेडिंग क्या है? जटिल स्थायी ऊतक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को हम क्या बोलते हैं? साधारण स्थायी ऊतक। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली बात तो जो जटिल ऊतक होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं जो कि अलग अलग तरीके की होती हैं उनसे बना होता है, और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल ऊतकों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो जटिल ऊतक के एग्जाम्पल कोई पूछे तो क्या दोगे? जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। देखो, संवहन ऊतक जटिल पौधों की क्या होती है? एक विशेषता होती है, जो कि उनको क्या करती है? स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। आप चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम,
ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम, पेरेन्काइमा ये सब, और जाइलम फाइबर से मिलकर बना। ये फिगर भी नीचे दे रखे हैं, ये आपको बनाने हैं। ट्रैकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना कैसी होती है? नलिकार। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। देखो पेरेन्काइमा क्या करता है? संग्रहण करेगा, ठीक है। जाइलम क्या करेगा? सहारा देगा। फ्लोएम जो होता है वो 5 प्रकार के अवयवों, चालनी कोशिकाओं, चालिनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है, जैसा कि चित्र 6.7d में दिखाया गया है। चालिनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिका कोशिका होती है। चालिनी नलिका कैसे होती है? छिद्रित भित्ति वाली, छेद टाइप की भित्ति होती है, ठीक है। और तथा नलिकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती हैं। देखो फ्लोएम रेशों को छोड़कर बाकी जो फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? जीवित होती हैं। तो ये आपको फिगर बनाने, ये फ्लोएम सेक्शन, चालिनी प्लेट, चालिनी नलिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा, साथी कोशिका, और ये इस तरह ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम, पेरेन्काइमा। अब हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में कि जंतु ऊतक क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस तो सभी लेते हैं, तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। देखो जब आप सांस लेते हो आपको पता चल जाएगा। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। शरीर के अंग जो तो कैसे गति करते हैं उसके लिए विशेष कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पेशीय कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को क्या प्रदान करता है? गति। सांस लेते समय जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये फेफड़ों को अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? भाई ये भी तो वो है क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। तो मतलब ये सोचिए रक्त का कार्य क्या है। पहले तो रक्त क्या करेगा? भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा और जो शरीर के सभी भागों से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे एकत्र करके यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन मतलब बाहर निकाल देता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु कोशिकाओं के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय जो पेशी होती है वो पेशीय ऊतक का, जैसे ये दे रखा है अमाशय, देन चिकने पेशीय रेशे और ये पेशीय रेशे। तो ये फिगर आपको बनाने हैं, साल की, घनाकार, स्तंभाकार, ये सब आपको बनाना है अपनी कॉपी में। इन परतों के बीच चिपकने वाला पदार्थ। अब हम पढ़ेंगे एपिथीलियमी ऊतक, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। जो ऊतक होता है वो क्या होता है? एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्र को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं कि एक शारीरिक तंत्र दूसरे शारीरिक तंत्र से जुड़ न जाए। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। कौन कौन से बने होते हैं? त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क नली आदि जो होते हैं वो सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक
अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्ट है कि जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाली ऊतकों से अलग करती है। अब देखो चित्र 6.9 में दर्शाए गए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं होती हैं। तो चपटी एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं कहाँ होंगी? जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होगा। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियमी से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सलिक एपिथेलियमी से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एपिथेलियमी स्तरित साल्की या एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियमिक कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती हैं। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक से पक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षमाप गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियमिक को पक्षमापी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्क नली तथा लाल ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है, जहां उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियमिक कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियमिक ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमिक ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। अब क्या पढ़े हम? संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आएगा। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकाएं आधात्री में धसी होती हैं। यह आधात्री जेली की तरह सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। रक्त की एक बूंद इस स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन तथा उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? ले जाता है। ये देखो संयोजी ऊतकों के प्रकार। तो ये आपके लिमोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, ये विभिन्न श्वेत रक्त कणिका में क्या क्या? लिमोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, क्षारकांजी, बेसोफिल, कोशिका द्रव्य केंद्रक की आप देख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे हैवर्स नलिका, ये सूक्ष्म नलिका, लाल रक्त कणिका, ठीक है, उपास्थ्य, काइंड्रोसाइट का छाप आधात्री, और ये आपकी हो गई एडिपोसाइट, वसा, ये मोटी सूक्ष्म बिंदु केंद्रक। इस तरीके से ये दे रखे हैं। अब है आपका
अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। अस्थि जो है वो संयोजी ऊतक का क्या है, एक अन्य उदाहरण। एक तो रक्त हो गया, अब हो गया एक अस्थि। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नायु, से जुड़ी रहेंगी। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़े रखती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा, जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार, अब आ गया उपास्थि। उपास्थि क्या है, वो भी एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं। ये अस्थायी के जोड़ों को चिकना बनाती है। जो अस्थियां होती हैं उनके जोड़ों को चिकना बनाती है। उपस्थित नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है जो उपास्थि होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थियों को नहीं। सोचिए दो ऊतक किस प्रकार से भिन्न हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है? वसा का संग्रहण करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक को कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। अब आपका क्या, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाले प्रोटीन कहते हैं, जिससे संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या इनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी की कहा जाता है। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार यूज कर सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इस कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभ्य होती हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिकाओं का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं। इन गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। यह आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों को श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है। ये केंद्रीय होती हैं। इनको आरेखित पेशी भी बोला जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों पड़ा, अब ये भी एक क्वेश्चन है। हृदयों की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखा वाली और एक केंद्र की होती हैं। अब इन्होंने दे रखा है विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना कीजिए, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। ये जैसे इन्होंने दे रखा है आपको, ठीक है।
पेशीय ऊतक में रेखित, चिकनी और कॉर्डेक। अब क्या है तंत्रिका ऊतक? सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं और उस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहा जाता है। जो तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम तंत्रिका कोशिका या हम न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक न्यूट्रॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवध होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तथा बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवध होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतकों के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। क्या? तंत्रिका कोशिका जो होते हैं, बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिल जाते हैं और फिर किस चीज़ का करते हैं? एक तंत्रिका का निर्माण। जैसे ये दिखाएगा, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक को कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर क्या सीखा? ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतक और एक स्थायी। विभज्योतक जिसे मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथेलियमी पेशी संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को सोलकी, घनाकार, स्तंभाकार, रोम्य तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरिओलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित और कॉर्डिक। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। तो इसमें से आप ऊतक को परिभाषित कर देंगे। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं? ऊपर दिया गया था। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है? कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। इसमें तो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, कोशिश करना जितने आप निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। जय माता दी।